Hello everyone, welcome again on Super Class, and today in this video we are going to cover motion chapter in a single shot. So क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर मोशन को आज हम लोग इस वीडियो में वन शॉट में कवर करने वाले हैं। आज इस शॉट को अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे ना तो ये आपका मोशन जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक बार में ही खत्म हो जाएगा। जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, हर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप कर सकोगे, हर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सुपर क्लास। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। देखो ध्यान से पहले समझते हैं कि आप क्लास 9th में आए होंगे, इससे पहले हम लोग साइंस मेनली आपके सामने सब्जेक्ट का नाम साइंस रहता था हमेशा, है ना। साइंस रहता था ना कि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में ये पढ़ रहे हैं, साइंस में वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपके सामने एक वर्ड बहुत आने लगेगा, फिजिक्स, कि आपका ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आपने ऐसे ही देखा होगा ना, अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा कि शुरुआत के 3-4 चैप्टर्स को केमिस्ट्री बोलते हैं, उसके बाद 4-5 चैप्टर्स को वो जो भी है बायो बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक्चुअली क्या है, अब आपके साइंस को एक तरीके से सेगमेंट में अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे मान लो अगर आप अपने स्कूल में जाते हो तो आपको स्कूल में तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं ना, लेकिन हम लोग उसमें से एक कैटेगरी देते थे ना कि ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम खेलने का है। तो हर एक एक्टिविटी को एक ग्रुप बना दिया गया है और उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि भाई अभी प्रेयर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से साइंस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर को समझना और उनके बिहेवियर को समझकर वो फ्यूचर में उनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन चीजों का एक्सपेक्टेशन लगाना, यही सब चीजें हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। तो अब साइंस की ऐसी ब्रांच, ध्यान से सुनना, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आप क्या करने वाले हो, अपने आसपास के जितना भी मैटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, उसके आउटर अपीयरेंस के बारे में पढ़ोगे, वो किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये जो पार्ट होता है ना साइंस का, इस पार्ट को फिजिक्स बोला जाता है। इस पार्ट को बेटा क्या बोला जाता है, फिजिक्स बोला जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के अंदर की डिटेलिंग्स पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग मैटर को बाहर से पढ़ते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है आउटर, मतलब एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्शन होता है एक मैटर का अगर उसे बाहर से देखा जाए। तो ये बात हम कह सकते हैं कि यहां सिंपल वर्ड में कि इस सेगमेंट को, साइंस के इस सेगमेंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स में आपके 9th क्लास में फिजिक्स में बेसिकली 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको बेसिकली आपके आसपास जितना भी मैटर है ना, वो मैटर इन अवर सराउंडिंग करके तुमने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा अपना, यही 9th में तुम्हारा केमिस्ट्री में, वो भी पढ़ोगे, उसमें तुम्हें मैटर के अंदर के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग उसी मैटर को 3-4 सेगमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले आपके सामने लिखा हुआ है मोशन। आपको पहले समझना है कि आपके आसपास की चीजें किस तरीके से मूव करती हैं और उनके मूवमेंट में, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती हैं तो उनके मूवमेंट में क्या कुछ ऐसे बेसिक लॉज भी हैं क्या, मतलब वो अपने मन से ही बस फॉलो हो रही हैं या फिर उनके पीछे कोई लॉज भी हैं कि अगर किसी चीज को उठाते हैं हम तो वो नीचे ही गिरती है। तो मतलब यहां पे कुछ ना कुछ लॉ है ना कुछ कहानी है जिस वजह से ये नीचे जा रहा है। तो नीचे क्यों जा रहा है, किस स्पीड से नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तो क्या इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो अपने मोशन चैप्टर में। उसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देन वेलोसिटी क्या होती है, आपकी स्पीड क्या होती है, फिर वेलोसिटी स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन होता है, इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, जब कोई बॉडी मूव करती है तो मूव करने में वो क्या उसके मूवमेंट के कुछ सर्टेन लॉज होते हैं, लॉज ऑफ मोशन के नाम से उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो बस इतना सा ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर है। इसके बाद फिर तुम पढ़ोगे कि भाई फोर्स क्या है, किस तरीके से, मतलब अगर किसी चीज को तुम मारते हो तो वो किस वजह से सामने वाली चीज टूट जाती है, उस पर क्या फोर्स लगा रहे हो, एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, साउंड क्या होता है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको क्या करने वाले हैं, 9th के फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। और मैं ही आपको यहां पर सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। पूरी 9th की फिजिक्स आपको इस YouTube चैनल पर कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। तो चलिए आप देरी नहीं करते हैं, तुम लोग फटाक से वीडियो लाइक कर दो, मैं अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। चैप्टर पढ़ना है अपने को क्या, मोशन की मोशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी मोशन को, मतलब हम लोग चैप्टर को बहुत तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं ना, ऐसे तुम कहीं पर भी नहीं पढ़ोगे। बस हम सवाल पर सवाल उठाते जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते जाएंगे। अपने मन से देखना, तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई हेडिंग नहीं आएगी एकदम से।
सबसे पहली चीज है कि भाई मोशन पढ़ना है। मोशन पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई मोशन होता क्या है, होता क्या है। तो अगर मैं किसी चीज को मोशन कहूं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये उसकी एक ऐसी स्टेट है जब वो अपनी पोजीशन लगातार बदलता रहता है। मान लो अभी मैं यहां हूं, थोड़ी देर बाद मैं यहां आ गया, थोड़ी देर बाद मैं यहां आ गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं यहां चला गया, थोड़ी देर बाद मैं स्क्रीन से बाहर ही चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय मैं क्या हूं भाई, मैं इस समय मोशन में हूं। सीधी सी बात है, मैं इस समय मोशन में हूं। तो ये बात कैसे तुम डिसाइड कर पा रहे हो, ये फिजिक्स इस चीज को कैसे डिसाइड करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइंटिफिक टर्म्स में हमें उस चीज को इलेबोरेट करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा कहीं। तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ बदलता रहता है, वो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर जब वो अपनी टाइम पर मतलब उस पोजीशन को टाइम के साथ लगातार बदलता रहता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो मोशन में है। कि दैट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब एक और इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि ये जो मोशन है ना, एक्चुअली में जो ये तुम्हें मोशन दिख रहा है ना, ये मोशन कोई मतलब नया चैप्टर नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई क्वांटिटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझना। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे मास होता है। मास क्या है, तुम्हारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तुम्हारा टेम्परेचर जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, जो अपने आप है, उनको डिराइव नहीं किया गया, वो मतलब है, उनको मेजर करते हैं हम लोग। लेकिन जो मोशन हो गया ना, ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी हूं, मैं भाई अभी बहुत खुश हूं, थोड़ी बात पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बाद में व्यूज नहीं आएंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में जा सकता हूं। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स में होते हैं। लेकिन अब तुम किस रेस्पेक्ट में उसकी स्टेट चेक करना चाहते हो, ये भी तो एक बड़ा सवाल बनता है ना, ये भी तो एक बड़ा सवाल बनता है। ध्यान से सुनते जाना सारी बातों को, कैसे तुम्हें कहानी के तौर पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अब तुम किस अवस्था में हो, इस बात को भी तुम अलग अलग तरीके से पूछना चाहते हो कि भाई, और भाई क्या चल रहा है आजकल, जॉब चल रही है, या फिर आजकल मजे चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, या फिर आजकल पढ़ाई चल रही है। तो ये एक स्टेट है कि तुम वैकेशन की स्टेट में हो, या फिर तुम छुट्टी की मतलब तुम वर्किंग स्टेट में हो, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो और भाई आजकल मतलब रनिंग चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है कि नहीं चल रही, कि एक्सरसाइज की स्टेट में हो कि नहीं। मतलब स्टेट्स भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर हो सकती हैं। जिस पीओवी पे आप चेक करोगे उस पर अलग अलग स्टेट्स मेजर करी जा सकती हैं। लेकिन यहां पर हम लोग स्टेट चेक करना चाहते हैं ऑन द रेस्पेक्ट विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि उसकी स्टेट क्या है। अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो वहां पर हम कह देंगे कि वो मोशन नहीं कर रहा है, वो क्या है, मतलब स्थिर है, एक ही जगह पर कांस्टेंट है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट अपना मोशन में है। तो इट इज एन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखना व्हाट इज मोशन। देखो यहां पे बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पास मैंने कारें बनाई है तुम्हारे लिए, मस्त मस्त एकदम ऐसी ही मस्त कारें लेना तुम लोग आगे चल के। क्या कहने का मतलब है कि मेरा कि व्हाट इज मोशन, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि भाई ये मोशन जो है ना, ये क्या है, इट इज एन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है सबसे मेन चीज आपके दिमाग में आपको क्लियर रखनी है। ठीक है। तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है, अब सवाल आता है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है। देख लो भाई स्क्रीन पे मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है कि इट इन फिजिक्स द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द refers to the specific value of all the relevant properties or variables that describes the object's condition at a given time, at a given moment in time। कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टीज का कलेक्शन, मतलब जब भी तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट पता करनी है ना, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट फिजिक्स में तुम्हें पता करनी है, तो दो तीन उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हमें बता दो जिससे हमें उसके बारे में एट दैट मोमेंट पता चल जाए कि हाँ भाई ये ऐसा है। मतलब फिजिक्स में जैसे मैंने तुमको अभी जो एग्जांपल दिए वो तो नॉर्मल हो गए, वो चीजें तो नॉर्मल हो गई ना, वो चीजें बिल्कुल एकदम नॉर्मल है कि मतलब उसमें तो हमने फिजिक्स नहीं ऐड करी। लेकिन अगर जैसे ही साइंस में जाएंगे तो कुछ टर्म्स हमें यूज करने पड़ेंगे ना अच्छे से, ताकि वहां पर थोड़ा अच्छे से लिखना है ना भाई, ऐसे तो नहीं लिखना है, मजे में तो नहीं लिखना है, तो वहां पर टर्म्स लिखना है। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कि जैसे आप मुझे ही देख लो, तुम कहोगे कि हाँ भाई बाल काले हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े सफेद हैं, और ऐसे ऐसे करके तुम बताओगे कि हाँ भाई घड़ी पहन रखी है और यूट्यूब पर आप पढ़ा रहे हो। तो ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी, आपका टेम्परेचर ये हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसे ही फिजिक्स में हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का कलेक्शन बनाना पड़ता है। कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मुझे बताना है कि इस पेन के बारे में मुझे कहीं लिखना है कि ये किस स्टेट में है, तो फिजिक्स में ऐसे लिख देते हैं कि भाई 10 किलोग्राम की चीज 25 डिग्री सेल्सियस पर 0 वेलोसिटी पे यहाँ पे रखी हुई है। तो इन तीन चीजों से क्या हुआ, इसकी एक स्टेट पता चल गई कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर स्टेट में है। तो इसी तरीके से फिजिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को
मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में उसको क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या इतना डिटेल में जाना है नहीं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी ये समझ लेना था कि स्टेट होती क्या है, और हम लोगों को हम यहां पर स्टेट को सिर्फ एक प्रॉपर्टी से डिस्कस करने वाले हैं कि भाई उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, नहीं हो रहा है तो वो स्थिर है, कांस्टेंट है, उसकी जो लोकेशन है वो वहीं पर है। ठीक है, स्टेशनरी है, हाँ वर्ड नहीं मिल रहा था मुझको, स्थिर बोल रहा था बार बार मैं, तो स्टेशनरी है वो वर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे तुम देख लो ये सब स्टेट्स ही तो हैं अलग अलग, लेकिन फिजिक्स में स्टेट थोड़ी सी अलग होती है ना, वहां पर थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब ये कह रहा है कि फिजिक्स में अगर सबसे आसानी तरीके से बताया जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, कि वो किस पोजीशन पर है, कहां पर है, और उसकी वेलोसिटी, ये दो चीजें अगर पता चल जाए तो हमें उस ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर भाई वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को ही समझने के लिए हमें इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, तभी हमें मोशन समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को समझ में आ गई। अब लिख के आ रहा है पीछे तुम्हारे स्क्रीन में, देखो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज का कलेक्शन उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट को बताएगा। वो बताएगा कि भाई वो मोशन में है कि नहीं है, या फिर वो अभी कैसा है, उसे हम लोग कैसे नोट डाउन करें। भाई कोई तुम्हारे पास ये पेन है, अब पेन भाई रिएक्टिव है तो तुम्हें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि ये अभी किस स्थिति में है, किस स्टेट में है, तो उसके लिए तुम्हें इसकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी ना। तो इस पेन की जैसे कुछ अलग अलग एंट्रीज होती हैं, वैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स की फिजिक्स में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिखा है, तुम खुद देख लो। पहली क्या लिखकर आ रही है, मास, कि भाई आपका मास क्या है ऑब्जेक्ट का। दूसरा क्या लिखकर आ रहा है आपका, एनर्जी, कि आपके ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो किस स्पीड से चल रहा है, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बस मैं तुमको ये बता रहा हूं। देखो लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन फिजिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और द एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर, कंपोजिशन, और या फिर सिंपली स्टेट को डिफाइन करती हैं कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट को। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा बेसिक बातों से हम लोग कहानी शुरू करेंगे और चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ये नहीं सोचना है कि कितना लंबा वीडियो होने वाला है या फिर कितनी देर और देखना है, सुनते जाओ, जब मन भर जाए आधे घंटे बाद पॉज ले लो, 15-20 मिनट बाद फिर पढ़ लेना, है ना, ऐसे करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मास क्या होता है, डेफिनेशंस में तुमको दिखा देता हूं फटाफट। द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी मैटर है, जितना मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है, उसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं भाई, एनर्जी क्या होती है। मैं हर चीज को तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का सिंपल अगर मतलब हम लोग को पूछे तो सिंपल सा मतलब यही होता है कि भाई कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, बस सिंपल सी, कोई कितना काम कर सकता है भाई, उसके पास उतनी एनर्जी होती है। इस तरीके से हम लोग इस चीज को क्या करते हैं कि मतलब जज करते हैं, है ना। तो ठीक है, इतना ही सही है। अगला बात क्या है देखते हैं भाई, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कितना ऑक्यूपाई करता है स्पेस। जैसे मैं हूं, मैंने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है तो मेरी बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है। आप में से कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते होंगे और कुछ लोग इस पेन की तरीके बहुत कम वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते होंगे। तो कोई बात नहीं, सबका अपना अलग अलग वॉल्यूम है, बस फंक्शन चलते रहने चाहिए सारे, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब ये तो मैं इन जनरल बता रहा हूं। टेम्परेचर की बात करते हैं भाई, टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर अगर तुम्हें नहीं पढ़ा है तो तुम पहले एक बार अभी पढ़ना जाके, मैटर क्लास 9th का जो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो तुमको पढ़ाया, उसमें तुम पढ़ना जाके, मैंने तुमको बताया टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी समझाई है। तो टेम्परेचर एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, मैं बार बार हट रहा हूं स्क्रीन से ताकि तुम पीछे भी पढ़ते रहो, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है, उसकी पोजीशन कितनी तेजी से या कितना धीमे चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, इस चीज को चेक करते हैं। बस यही तो हमें पढ़ना है, इसी स्पीड को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड और भी 2-4 चीजें सीखनी है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने से पहले एक इन जनरल ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली कहां घुसे जा रहे हैं, है ना। आइडिया भी तो होना चाहिए ना। चलो अच्छी बात है। अब स्पीड के बाद यहां पर स्पीड के 2 लग गए, चलो कोई बात नहीं। अब
प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इन प्रॉपर्टी मैंने तुमको बताया ऐसे ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तुम्हारे मन में और भी चीजें आई होंगी, डेंसिटी हो गया है और कंप्रेसिबिलिटी हो गया, वहां पर जाओगे तो मैंने सॉलिड लिक्विड गैस की 7 प्रॉपर्टीज बताई थी ना। तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को ना बेटा यहां पर दो कैटेगरी, दो बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है कोई, तो उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन यहां पर क्या किया गया है ना कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा स्केलर प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, एक को स्केलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और दूसरा एक प्रॉपर्टीज होती है उनको बोला जाता है बेटा वेक्टर प्रॉपर्टीज। अब इससे पहले प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन मैंने वो लिख रखी, देख लो क्या लिखा हुआ है। अच्छा यहां पे एक ये चीज जो मैं बार बार सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं ना, मैं हर चीज को क्लियर करता चलता हूं, तो मत ध्यान सुनना। सिस्टम वर्ड का मतलब ये होता है जिस भी चीज को तुम स्टडी करने जा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स जिसको तुम स्टडी करने जा रहे हो। जैसे अगर मेरे पास ये पेन है तो ये पेन मेरा ऑब्जेक्ट है, और यही अब मैं इसे ही पढ़ना चाहता हूं, इसके बारे में ही डिटेल्स पता करना चाहता हूं फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स में मेरे लिए क्या हो गया, हो जाएगा एक सिस्टम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं इस पेन के साथ मैं इस क्या कहते हैं रिमोट को भी साथ में पढ़ूं, तो मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बारे में डिटेल्स लिखना चाहता हूं, तो मैं इन दोनों को मिलाकर भी बोल सकता हूं कि ये मेरा एक सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे आप स्टडी कर रहे हो फिजिक्स में। ठीक है, ये होता है सिस्टम, और उसकी ही प्रॉपर्टीज होती है। मैं सिस्टम वर्ड यूज किया इसलिए मुझे लगा कि बता दें, और भाई ऐसे नहीं सिस्टम रवीश जी, सिस्टम ऐसे वो वाला नहीं है ना, और नहीं कुछ भी मतलब है इसका। चलो, तो स्केलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब देखो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, जैसे टेम्परेचर है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब मैंने तुमको बताया। इनमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी पड़ती है। जैसे मास है कि आप कितने किलो के हो, यही आपको बताना होता है। आपका वेट कितना है, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 70 kg। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट बताया। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसमें आपको अमाउंट के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपके जो भी मतलब ये ट्रेन है ये कहाँ जा रही है, तो हम लोग कई बार बताते हैं कि ट्रेन है, ये ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, और कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि ट्रेन इस स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब सिर्फ और सिर्फ स्पीड बताओ ना तुम कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो हम लोग उसे स्पीड बोल देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर तुमने ये बता दिया कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसे वेलोसिटी बोल देते हैं। अब ये क्या है, बस सुन लो ध्यान से, अभी मैं बताने वाला हूं, यही सब तो पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। आराम से पढ़ते हैं, जल्दीबाजी किस चीज की है ना। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो स्केलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें वहां पर अमाउंट बताना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, वहां पर हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, उन चीजों में डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर प्रॉपर्टीज हैज मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप कहोगे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाइए ना, थोड़ा सा और एग्जांपल्स देकर समझाइए ना, क्या पता हमें ज्यादा समझ में आ जाए। तो मैं कहूंगा चलो अच्छी बात है, चलो वेक्टर प्रॉपर्टीज के मैंने तुमको क्या कर दिए, ये एग्जांपल्स दिखा दिए। ये देखो जरा ध्यान से, वेक्टर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनमें डायरेक्शन भी होती है। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, यही दो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस चैप्टर में समझाने वाला हूं। और आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में आप फोर्स भी पढ़ोगे और मोमेंटम भी पढ़ोगे कि फोर्स और मोमेंटम होता क्या है। अभी बस इतना समझ लो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो तुम्हें 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ डायरेक्शन भी साथ में लिखनी पड़ेगी, वरना फिर वो वेलोसिटी नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं अभी तुमको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर शायद मैंने स्केलर प्रॉपर्टीज भी लिखी होंगी। हाँ देखो, ये स्केलर प्रॉपर्टीज हैं, तो ये स्केलर प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। इन स्केलर प्रॉपर्टीज में तुम्हें लग रहा है कहीं पर कुछ इसकी डायरेक्शन बतानी, भाई 10 किलो के हैं तो हैं, 50 किलो के हैं तो हैं। अब ये थोड़ी ना 50 किलो के टुवर्ड्स साउथ चीनी ले आओ, 30 किलो टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे तो नहीं बोली जाती है ना। ऐसे यहां पर एनर्जी को तो मैंने अभी चलो हटा दिया। ठीक है, यहां पर एनर्जी के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एनर्जी कभी कभी एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगी जो वाई वेक्टर होंगी, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेक्टर नहीं होंगी, उसको अलग टाइम पर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि भाई कितना वजन है, कितना वजन है, आपसे ये बोला जा रहा है, सॉरी कितना वॉल्यूम है। अब 10 लीटर पानी है तो 10 लीटर ही है, उसके आगे डायरेक्शन ऐड करने का मतलब भी नहीं है। टेम्परेचर भी इसी तरीके से, उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि किस स्पीड से चल रहे होते हैं। हमें वेलोसिटी और स्पीड में ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी गाड़ियों में सबको हर जगह स्पीड लिख कर आता है। समझाता हूं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है।
अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि अब जब हम लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई, ये चैप्टर है, तो हमें चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कि एक तरीके से बताना पड़ेगा ना कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, इस चीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज वो सब सारी बातें तुमको बता दी, डिटेल्स बता दी, स्केलर प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टीज। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन को पहले तुम डिस्क्राइब करके सारा बताइए कि मतलब क्या है मोशन का। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये बताते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है कि वो मोशन स्टेट में है। इट इज सेड टू बी इन मोशन, इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो देखो, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि पोजीशन बदलती है तब टाइम के साथ, तब वो मोशन में होता है। और पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस चीज को अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप पोजीशन कैसे डिफाइन करते हो किसी भी चीज की, कि कोई भी चीज पोजीशन में है या, अब ध्यान सुनना, अभी मोशन जब मैं मेनली डेफिनेशन में आऊंगा, मोशन के बारे में और भी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं। हाँ, बात कहां चल रही थी हम लोग की डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन भी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी कि भाई पोजीशन कहां होती है। देखो पोजीशन, अब मैं तुमसे पूछूं मैं कहां रहता हूं, तो तुम नीचे कमेंट करके बताओगे सर आपका ऑफिस कहां पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा घर कहां पे है, तुम एकदम से ऐसे रैंडमली बताओ तुम्हारा घर कहां पे, एड्रेस ना बताना, हर टाइम एड्रेस नहीं होता था, एड्रेस तो हम लोगों ने निकाला है अभी आसान तरीका। एड्रेस भी कहीं ना कहीं से रिलेटिव ही होता है। अगर मैं एड्रेस के अलावा मैं तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे कि सर वो काली मंदिर के पिछली गली में और भी सुनसान गली, काली मंदिर घर के पास, ऐसे करके कुछ ना कुछ बताओगे ना, मतलब कि हाँ यहाँ पे है स्कूल, की मेरा घर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप क्या करते हो ना, जब भी अपनी पोजीशन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हो, तो पोजीशन बताने के लिए बेटा आप वहां पर एक रेफरेंस पॉइंट का वर्ड, एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हो। उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हो, ठीक है। और उस रेफरेंस पॉइंट को कई बार ओरिजिन भी बोला जाता है, ओरिजिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, मोशन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन और लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मतलब ध्यान समझना कि जैसे तुम्हारी पोजीशन है वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, कि इस स्कूल से तुम्हारा नहीं, इस रेलवे स्टेशन से तुम्हारा घर इतनी दूर है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं, एकदम बिल्कुल ये बात तुम्हें, मतलब तुम्हें अगर आगे चल के, अगर तुम्हें जैसे मान लो आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है या कोई भी एग्जाम में जहां पर तुम्हें फिजिक्स आने वाली है, और अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को अभी ध्यान से समझ लोगे तो करोड़ों रुपए की बात है तुम्हारे लिए। मैं बता रहा हूं मिलियंस ऑफ डॉलर की बात है तुम्हारे लिए, अगर ध्यान से सुनोगे तो। हमें डिस्क्राइब करना है मोशन को, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब टाइम इंटरवल में चेंज होती रहती है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपके स्कूल में जैसे ये देखो, ये तुम्हारे पास बीच में इमेजेस बनी हुई हैं, जैसे ये स्कूल है, मान लो अब ये कोई चौराहा होगा, ठीक है, इसको मैं बड़ा चौराहा बीसी लिख देता हूं, बड़ा चौराहा, ये घर तुम्हारा मेन चौराहा है तुम्हारा सिटी का, बड़ा चौराहा, ठीक है। अब ये बड़े चौराहे से तुम्हारा घर 10 किलोमीटर दूर है, तो तुमने इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अपनी पोजीशन घर की बताई है ना। अगर वहीं पर तुम ये भी बता सकते थे कि भाई ये फलाना चौराहा, इस चौराहे से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो वो भी पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, या फिर ओरिजिन हो सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन बता रहे हो। तो बात समझने की ये है कि डिफरेंट रेस्पेक्ट पॉइंट से तुम्हारी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो इसी तरीके से जो मोशन होता है, अब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक गिवन पॉइंट से कितना दूर है, इसमें उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो वो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, बस ये चेक किया जाता है। अगर मान लो कि जिस रेफरेंस पॉइंट को तुमने लिया है और जिस ऑब्जेक्ट को तुम उसका पोजीशन, जिस रेफरेंस पॉइंट से तुमने जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करी है, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये रेफरेंस पॉइंट दोनों साथ में चलते रहे, मूव करते रहें, ये दोनों क्या करते हैं, साथ में चलते रहें, तो ये फिर मूवमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर तो इस पॉइंट के रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, वो तो 10 किलोमीटर ही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो मोशन में नहीं है। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन चेंज होने से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मोशन में है कि नहीं।
बस हम उसे जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से चेक कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट में कोई चीज कभी स्टेशनरी होती है तो कभी क्या होती है, मोशन में होती है। आप कहोगे सर थोड़ा सा और अगर समझा दें इसी बात को तो मजा आ जाए। मैं कहूँगा ठीक है यार, बिल्कुल समझेंगे हम लोग, है कि नहीं, बिल्कुल अपने भाई बहनों तुम लोग, एकदम बढ़िया से तुमको समझाता हूँ। देखो आओ, आ जाओ, फटाक से आ जाओ, बहुत कुछ है, देखा भी ना तुमने लिस्ट में बहुत कुछ है। देखो ये देखो आइंस्टाइन है ना तुम्हारे अंदर, ये देखो फटाक से। जैसे मान लो अब क्या है कि एक बस जा रही है, ठीक है, अपनी क्लास में, अपनी इसी वीडियो को देख रहा है एक बच्चा, चिंटू नाम है उसका, ठीक है, एक बच्चा है चिंटू और दूसरा एक बच्चा पिंटू। ये दो बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, इस बस से अपना बढ़िया स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है, इस बस से जा रहे हैं। अब इसमें अपने चिंटू मिंटू दोनों लोग बढ़िया बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे रहने दो, दोनों लोग क्या हैं इसमें बढ़िया अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठा चिंटू, ये बैठा चिंटू, ये बैठा मिंटू। ध्यान से सुनना अब मेरी बात। और ये इस रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, ये इस रोड पे चल रहे हैं, ये रोड पे चल रहे हैं। वाह क्या डिजाइन बना दिया ना। अब यहाँ पर रास्ते में क्या है, ये एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक बंदा रास्ते में और चल रहा है, ठीक। अब तुम एक बात बताओ, ऐसा तुम खुद को समझो कि तुम वहां पर बैठे हुए हो, तुम खुद समझना, ठीक है, कि तुम खुद हो, ध्यान समझना। अब देखो चिंटू और पिंटू, सीपी, एक चिंटू है एक पिंटू है। अब चिंटू अगर पिंटू को देखेगा, ठीक है, अगर मान लो चिंटू पिंटू को देखेगा बस के अंदर, बस के अंदर मान लो तुम ही बैठे हुए हो, तुम चिंटू हो, तुम्हारा दोस्त पिंटू है, तुम दोनों लोग बैठे हुए हो। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस बंदे की पोजीशन चेंज हो रही है जो तुम्हारे साथ बस में बैठा हुआ है? क्या चिंटू के रेस्पेक्ट में पिंटू की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बता दो फटाक से। क्या चिंटू के रेस्पेक्ट में पिंटू की डेफिनेशन लोकेशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है चेंज। और जब भाई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है चिंटू के रेस्पेक्ट में पिंटू स्टेशनरी है, वो मोशन में नहीं है। ऐसे ही पिंटू के रेस्पेक्ट में चिंटू मोशन में नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसकी पोजीशन सेट कर देना है ना, कि मेरे रेस्पेक्ट में वो मेरे सामने इतनी दूर है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो जब मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है तो वो चीज रुकी हुई दिख रही है। मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, चिंटू के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, ये जो रास्ते का ये जो तुम्हारा पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ उसको एकदम से दिखा पीछे जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि पेड़ क्या है, मोशन में है। अगर हम चिंटू पिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पेड़ क्या है, मोशन में है। ये जो बगल में एक अंकल जी चल रहे हैं, ये भी क्या है, मोशन में है। और अगर इन पेड़ के रेफरेंस में या फिर अंकल जी के रेफरेंस में देखा जाए तो अंकल जी के रेफरेंस में चिंटू पिंटू दोनों मूव कर रहे हैं। ये पेड़ कांस्टेंट है, ये पेड़ स्टेशनरी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्ड यूज करेंगे हम लोग, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर तुमने ये वर्ड कहीं पर जाकर गलती से बोल दिया कि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मोशन में नहीं है, तो तुम्हें मतलब 11th-12th के बच्चे भी तुमसे डरने लगेंगे। ये बात समझ लो, ऐसी बातें हैं, बस ध्यान से समझनी होती हैं हर छोटी बातों को, ठीक है। तो कोई भी चीज मोशन में है कि नहीं है, ये बात मैंने क्लियरली तुमको समझा दी, ठीक है, और उसका एग्जांपल भी दे दिया कि जब जिस रेफरेंस से हम लोग चेक करते हैं उस रेफरेंस में हम लोग उस चीज को देखते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है। चलो ये बात हमको क्लियरली समझ में आ गई। ये देखो, ये मैंने यहां पर समझा दिया तुमको, ठीक है। मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, मोशन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई, पोजीशन के बारे में ये बात क्यों लिखी है एनसीईआरटी में अब समझ में आई। तुम इससे पहले समझ तो रहे होगे, लेकिन ये नहीं समझ पाओगे कि इन्होंने लिखा क्यों इस चीज को, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे। अब जो मोशन है तुम्हारा, वो मोशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये 3 मोशन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। मोशन क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि मोशन भाई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में। मैं कहा ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो जब वो मूव कर रहा होगा अपनी पोजीशन, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही देख रहे हैं। समझ लो कि मेरे रेस्पेक्ट में अब वो पेड़ अगर चल रहा था, या फिर मैं अगर मान लो रोड पे खड़ा हुआ बंदा था, जो अंकल जी थे वो मैं था, अगर मैं खड़ा हुआ था रोड पे तो मेरे हिसाब से बस चल रही थी। अब जो ये बस चल रही है, अब इसी एक रेफरेंस पे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर की ही सारी बातें होंगी। ये ना सोचना कि सर ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सीधी चल रही होगी, वो दूसरे वाले से तो टेढ़ी चल रही होगी, है ना। वो बात ठीक है, लेकिन मैं अब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जाने वाला हूं और उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब ध्यान समझना,
हम लोग जो अर्थ होती है, अर्थ में तुम्हारे आसपास तुमको सारी जितनी, जैसे लगता है तुम्हें तुम्हारा घर क्या है, स्टेशनरी है, घर तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर तुम मून पर जाकर देखोगे तो मून क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो अगर उसमें बैठकर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, और अगर पृथ्वी घूम रही है तो मून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पृथ्वी भी मोशन में है, पृथ्वी में हम लोग भी मोशन में है। हम लोग के अंदर जो क्या कहते हैं सारे के सारे ये क्या है, जितने घर हैं ये सब की सब चीजें मोशन में है। अभी तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे जाके कि पार्टिकल के मतलब मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, तो उन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में तो हम लोग हमेशा ही मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मोशन है कि नहीं, ये बहुत हर चीज मतलब जिस जगह पूछा जाएगा कि हाँ भाई इसके रिस्पेक्ट में पूछना है, किसके रिस्पेक्ट में पूछना है, ये बताइए, सीधी सीधी बात। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर की बात कर रहा हूं। अब बताओ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ध्यान सुनना, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट भाई जिस पाथ को फॉलो कर रहा होगा उस पाथ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो हम लोग तीन तरीके के मोशंस को डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन स्टेट। ओके, देखो एक सबसे सिंपल हो सकता है लीनियर मोशन। बेटा क्या हो सकता है सबसे सिंपल, क्या हो सकता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को समझना, उसे पढ़ना थोड़ा आसान होता है, सीधा चलता है तो उसमें थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लीनियर मोशन के लिए जैसे ट्रेन दिखा दी गई है कि ट्रेन अधिकतर देखते हैं कि हम लोग सीधी रोड पर ही चल रही होती है। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करे, मूव करे, तब हम लोग उसे क्या कह देते हैं कि वो लीनियर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर आउटलाइन में क्या करे, लगातार मूव करे, तो उसे सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। लीनियर मोशन ही हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है, और लीनियर मोशन के बाद जो सेकंड चीज हम लोग को पढ़नी है वो सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और उसे छोड़ देना है। हायर क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे, और सर्कुलर मोशन के आगे चल के हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ेंगे। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर में बहुत पुरानी घड़ियां होती थी, उसमें ऐसे वॉच रहती थी और उसके नीचे एक पेंडुलम ऐसे टंगा रहता था, और वो लगातार ऐसे 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 मूव करता रहता था। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पीछे कब कोई चीज लगातार घूमती रहती है तो उसे बोलते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये झूला है, जैसे कि ये तुम्हारे झूला दिखाया गया ना, तो ये भी क्या करता है ना, एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन और उनसे रिलेटेड कुछ चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मोशन को थोड़ा स्टार्टिंग में बेसिक चीजों को ही पढ़ना है। लीनियर मोशन के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें पता है जैसे मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो पोजीशन चेंज होगी तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अंदर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो अपनी पोजीशन को या फिर अपनी लोकेशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो वो अपनी लोकेशन को कितना चेंज कर रहा है, इस चीज को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ फॉलो करके, कितना चल के गया है वो, और दूसरा तरीका यह होता है कि तुम ये भी बताओ कि वो पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में गया है, जहां पर वो पहले था उस पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में कितना गया है, ये बताओ। तो जब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली चला कितना है, बस वो कितना उसने पाथ फॉलो करी है, तो उस चीज को मेजर किया जाता है बेटा डिस्टेंस से। तो इसका मतलब है डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो ये क्या होती है बेटा, एक ये स्केलर प्रॉपर्टी होती है, या फिर स्केलर प्रॉपर्टी होती है। आपके ऑब्जेक्ट की, आपके सिस्टम की क्या है, ये स्केलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब जब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो उस मतलब मोशन में है ऑब्जेक्ट, और जब वो मोशन में, इसका मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई है, इस चीज को चेक करने के लिए आप तो एक तो डिस्टेंस से चेक कर सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ पता करनी होती है, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ चला गया है, नॉर्थ की तरफ चला गया। जब आप ये बात बोल देते हो ना, तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट पहले कहां पर था, मान लो ए पॉइंट पे था और दूसरा पॉइंट बी था, अगर ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, मिनिमम 10 किलोमीटर है, तो आप मिनिमम डिस्टेंस ही बताते हो जो आप डायरेक्शन यूज करते हो कि साउथ की तरफ यहां से 30 किलोमीटर दूर हमें जाना है, यहां से साउथ की तरफ हमें 30 किलोमीटर जाना है। तो 30 किलोमीटर वो क्या है, वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
और डायरेक्शन भी है, तभी उसमें डायरेक्शन है। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहले दाएं बढ़ो बाएं बढ़ो बाएं, उसमें तो बहुत सारी डायरेक्शन हो गई ना, तो वो बात नहीं। ओवरऑल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जितनी मिनिमम डिस्टेंस है, तो उस मिनिमम डिस्टेंस के साथ उसकी डायरेक्शन बताई जा सकती है कि मेरा स्कूल से 2 किलोमीटर घर है, लेकिन अब मैं अपने घर से 30 किलोमीटर साउथ की तरफ आ चुका हूं, तो ये क्या हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है तुम्हारा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और पॉइंट लिखा हो बेटा, पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। मेजर क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट ये पता करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कितना दूर जा चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लो ये अपना क्या कहते हैं, अपनी क्लास में जैसे ये राहुल जी बैठे हुए हैं, तो ये राहुल हैं अपने क्लास में, और राहुल क्या हुए कि मान लो अपने स्कूल से इनकी छुट्टी हुई और ये स्कूल से यहां से निकले, इनका ए पॉइंट है स्कूल, और स्कूल से इनका घर कितना था, ये इनका घर है, ये क्या है इनका बेटा, घर है। ये स्कूल से घर निकले हैं और घर इनका 10 किलोमीटर दूर है। अब इन्होंने क्या किया कि ये सीधा घर नहीं गए, पहले गए एक दोस्त के यहाँ, फिर गए एक दूसरे दोस्त के यहाँ, फिर गए कहीं घूमने खाना पीने, फिर थोड़ी देर बाद और कहीं मटर गश्ती काटी, और उसके बाद ये अपने घर पहुंचे। ठीक है, और इन्होंने जो ये पाथ फॉलो करी, जो रोड फॉलो करी, इससे अब मान लो ये बाइक से थे या स्कूटी से थे या साइकिल से थे, तो इन्होंने ये जो पाथ फॉलो किया, ये पाथ इन्होंने फॉलो कर दिया 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर चल लिए, ये सीधा नहीं पहुंचे, ऐसा होता है ना, तो 25 किलोमीटर चल गए। तो देखो अगर मैं देखा जाए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनका, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है कि अपने स्कूल से घर की तरफ गए 10 किलोमीटर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इनकी 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं पूछूं इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो डिस्टेंस इनकी 25 किलोमीटर कहलाएगी। ये बात क्लियरली समझ में आ गई। डिस्टेंस सिंपली पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। डिस्टेंस में क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये बात भी आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में और दो तीन चीजें लिखी हुई हैं। जैसा कि कोई चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में उसके प्लस और माइनस होने का भी एक मतलब होता है। अगर आपने कह दिया कि कोई चीज प्लस में है, आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट प्लस साइड में हुई है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि बताओ नॉर्थ में ये ऑब्जेक्ट कितना मूव किया है, कितना डिस्प्लेस हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ ही मुड़ा गया होगा तो हम कहेंगे +10 किलोमीटर। अगर ये नॉर्थ से उल्टा गया होगा, नॉर्थ की जगह साउथ में गया होगा, तो हम लोग कहेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी टुवर्ड्स नॉर्थ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -10 किलोमीटर। तो प्लस का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो, माइनस का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आप नहीं चाहते हो, और जीरो का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सिंपली होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो कह रहा है कि बस जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मूव करने में आपने कोई एक डायरेक्शन मान रखी है, तो तब इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो 3 वैल्यूज हो सकती है। मैंने लिख दिया है, तुम चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, समझा भी दिया तुमको। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा। अब एनसीईआरटी में तुम्हारे लगातार बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में सॉल्व करते रहते हैं। ये क्वेश्चन चाहो तो तुम पॉज करके क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इसका आंसर। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, कि लिखा हुआ इट कैन नॉट बी जीरो। बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है? अगर मान लो कि एक कोई ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है, और इस पार्क में तुमने इस पॉइंट से क्या किया, चलना शुरू किया, और तुमने एक चक्कर मारा, और इसके एक पाथ की डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है या 500 मीटर है। ठीक है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है, ठीक है, ये भी 500 मीटर है। तो फॉर अ सिंगल साइकिल ऑफ दिस रन, एक साइकिल में अगर तुम दौड़े हो, सिर्फ एक बार दौड़े हो, तो बताओ तुमने डिस्टेंस कितनी कवर करी। डिस्टेंस, ध्यान रखना वर्ड्स का, डिस्टेंस कितनी कवर करी, जितना पाथ फॉलो किया, पाथ लेंथ तो 2 किलोमीटर हो गई, 5 को 20, 2000 मीटर्स, इसका मतलब 2 किलोमीटर्स। तो 2 किलोमीटर आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर करी। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इनिशियल पॉइंट जहां पर थे, फाइनल पॉइंट वहीं पर आ गए, जहां पर थे फिर से वहीं आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो जीरो हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। मतलब स्टेशनरी नहीं है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, जीरो हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, इट कैन बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करे गए डिस्टेंस से ज्यादा होती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। देखो अब इस बंदे ने कितना किया, इस बंदे ने देखो तुम यहां पर, तो इन्होंने 2 किलोमीटर क्या करा है, डिस्टेंस कवर करी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भाई 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक का मैक्सिमम हो सकता है, बस 2 किलोमीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कोई ऑब्जेक्ट जब किसी स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो चल रहा हो, मैं तुमको सबसे वो तरीका बताता हूं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना क्लोज हो सकते हैं। मैक्सिमम क्लोजनेस यही हो सकती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएं, जब जितना वो पाथ फॉलो करे और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो वो भी उतनी ही रहे। कोई पॉज करके वीडियो कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करी गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। मैं तुमको बताता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मान लो इस पॉइंट की ए, यहां पर बीच में बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और इसके बीच की डिस्टेंस है कितनी, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूं कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो स्ट्रेट लाइन में ए से कहां पहुंच गया, सी में पहुंच गया, ए से कहां पहुंच गया, सी में पहुंच गया। तो ए से सी में पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, देखो 10 किलोमीटर कवर करी होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी अब स्ट्रेट लाइन में तो चेक किया जाता है ना, अब उसका डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ है बेटा, 10 किलोमीटर ही हुआ है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपके डिस्टेंस के इक्वल या फिर उससे लेस देन ही रहेगा, कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, गलत पॉइंट्स हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में आपका आ सकता है। जैसे मैं अभी तुम्हें क्या करता हूं कि अभी कहीं पर अगर मुझे जगह खाली मिलती है तो मैं इस पॉइंट को तुम्हें अलग से लिखवा देता हूं। ठीक है, तुम चाहो तो लिख लो। बाकी इस पूरी क्लास की जो ये पीपीटी है ना, ये पूरी पीपीटी तुम्हें कहां मिलेगी, सुपर क्लास के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और नोट्स भी मिलेंगे पूरे चैप्टर के, ठीक है, तो वहां से नोट्स भी तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये हमेशा बात ट्रू होती है, ऑलवेज ट्रू। दिस पॉइंट इज ऑलवेज ट्रू। और इससे क्वेश्चन भी बनता है, क्या वो क्वेश्चन बनता है, कहता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस को इधर नीचे भेज दिया, देखो डिस्टेंस इंटू 1 लिखा है मान लो, अब तुमने डिस्टेंस को नीचे भेज दिया तो यहां 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस, सॉरी ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना। देखो यही गलतियां हैं, यही बातें ध्यान रखनी है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ठीक है, ऊपर है ना डिस्प्लेसमेंट, यहां पे ऊपर है ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम लोग इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या, कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इक्वल का साइन नहीं भी लगा है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, तब भी तुम यही ऑप्शन सेलेक्ट करके आना। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुमसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, तो यही पूछ सकता है बस। ठीक है, ये बात भी क्लियरली हम लोग को समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, वहां पे एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क भी दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। देखो जरा ध्यान से अब इस क्वेश्चन को देखना। कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। कह रहा है कि एक बाउंड्री है, कैसी, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, और एक फार्मर मूव करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 10 मीटर की इसकी क्या है, बाउंड्री है, ये 10 मीटर। ठीक है, स्क्वायर है तो सब कुछ ही क्या है, 10 मीटर है, सब कुछ ही क्या है बेटा, 10 मीटर है। 10-10 मीटर की एक बाउंड्री है।
ठीक है, और कह रहा है इसको वो मूव्स अलोंग द इन 40 सेकेंड्स, एक बाउंड्री को कवर करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 40 सेकंड लगते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और वो भी डिस्प्लेसमेंट का, ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। मान लो कि वो इस ए पॉइंट से चला, ए बी सी और डी, ये हम लोगों ने 4 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है यहां पर, मैंने यहां पे ये करना है बेटा कि इसने 40 सेकंड में ए से बी पहुंचता है, अगले 40 सेकंड में ये बी से सी पहुंचेगा, अगले 40 सेकंड में सी से डी पहुंचेगा और अगले 40 सेकंड में क्या करेगा, वापस ए में पहुंच जाएगा। मतलब 160 सेकंड्स में ये क्या करेगा, एक साइकिल पूरी करेगा। देखते हैं हम लोग को इन्होंने कितना टाइम हम लोग को दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो हम लोग पहले टाइम को किसमें चेंज करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे सेकंड्स में। तो 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता दो बेटा, सेकंड्स में टोटल 2 मिनट में होंगे 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड्स ऐड कर देंगे तो अपने पास हो जाएंगे 140 सेकंड्स। कितने हो जाएंगे बेटा, 140 सेकंड्स, ठीक है। तो 140 सेकंड का मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं 40-40 के रेशियो में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं कि ये 40 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 4 3 12 हो गया और प्लस 20, ठीक है। 40 सेकंड्स को मैंने अलग अलग लिख लिया ताकि मुझे आइडिया लगे कि ये कहां से कहां जा रहा है। पहले 40 सेकंड में ए से बी पहुंचा होगा, ए से क्या हुआ होगा, बी पहुंचा होगा फार्मर। दूसरे 40 सेकंड में यहां पे ए में क्या होगा, ये ए से बी पहुंचा होगा, ठीक है, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, ए से बी पहुंचा होगा। अगले 40 सेकंड में ये बी से सी पहुंचा होगा, अगले 40 सेकंड में सी से डी पहुंचा होगा, डी पहुंच गया है, ठीक है। अब ये इस 10 मीटर को 20 सेकंड में कितना पूरा करेगा, देखो भाई 10 सेकंड 40 सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, 40 सेकंड में 10 मीटर चलता है, इसका मतलब 20 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। इसका मतलब है अगले इस 20 सेकंड में ये डी से चल के डी और ए के मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा इस जगह। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल पोजीशन हो गई एफ। ये क्या हो गई, इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, मान लो एफ, मैंने एफ लिख दी, या फिर ई ही लिख लो, ई हो गई फाइनल पोजीशन। अब क्या पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बता दो, आपके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी, मिनिमम दूरी कितनी है भाई, 5 मीटर है। तो मिनिमम दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर ओवरऑल इसका क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 5 मीटर इज द आंसर, 5 मीटर इज द आंसर। आ गया क्लियरली समझ में। इस तरीके से बड़े प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, सारे क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल बहुत अच्छे। अब क्या कहते हैं हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। अब हम लोगों को इस चैप्टर में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को ही मेनली समझना है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसे पढ़ना आसान होता है, तब हम लोग पहले आसान चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एन स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन और इट इज सेड टू बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इट्स मोशन कैन बी रिटन एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि ये ट्रेन रेंज जो होती है अधिकतर टाइम स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन फिर भी पटरियां भी घूमती हैं, स्ट्रेट लाइन में हमेशा नहीं चलती हैं। ठीक है, बाकी तुम देखो अपनी गाड़ी में देखो, अब जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हो तो क्रिकेट मैच में देखो तुम्हें ये ऐसी बुक एनसीईआरटी में मिलेगी, एनसीईआरटी से लिया इमेज, तो तुम्हें दिखाते हैं कि जब मैच चल रहा होता है, क्रिकेट मैच चल रहा होता है या कोई भी गेम चल रहा होगा जहां पर कोई चीज फेंकी जा रही है, तो उसकी स्पीड लिख लिख कर आती रहती है कि ये इतनी स्पीड में चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। पहली गेंद देखो इन्होंने बताया कि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई, दूसरी वाली 143 की स्पीड से फेंकी गई। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, जब हम लोग किसी चीज को फेंकते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं, तो अधिकतर वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस चीज को भी बताया जा सकता है। क्योंकि देखो हम लोगों ने जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो पहले तो ये पता किया कि भाई वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब दूसरा एक पॉइंट होता है ये पता करना कि वो अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा चेंज कर रहा है। मतलब जब हम लोग टाइम के हिसाब से देखें कि भाई वो हर सेकंड में कितना चल लेता है, हर सेकंड में कितना चल लेता है, ऐसे हम लोग बताना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितना मोशन में है, बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है। इस चीज को मेजर करने के लिए भी हम यहां पर दो तरीके की क्वांटिटीज को यूज करते हैं। एक होती है स्पीड,
जो कि बिल्कुल डिस्टेंस की तरह होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताती है कि वो हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और वहीं पर दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को बताती है, वो होती है वेलोसिटी, जो ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में कितना कितना क्या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितना क्या कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने मोशन को चेक करने के लिए पहले यह चेक किया कि भाई वो ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इससे रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी कि पोजीशन कितनी डिस्प्लेस हुई है, कोई ऑब्जेक्ट में पोजीशन कितनी बदल रहा है, ये चीज हम लोगों ने चेक करी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अब हम लोगों ने क्या चेक करने जा रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन कितनी तेजी से चेक कर रहा है। इस चीज को भी चेक करने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड। स्पीड बिल्कुल डिस्टेंस की तरीके होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, जरा ध्यान से समझ लेते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ चीजें थोड़ी सी और क्लियर आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं रेट ऑफ मोशन, कि मतलब मोशन का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, रेट ऑफ मोशन का मतलब है कितनी तेज चेंज कर रहा है। और रेट जब भी हम लोग कहीं पर लगाते हैं तो हम लोग अधिकतर टाइम पे फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दो चीजें आपके सामने आएंगी, ये लिखी हुई हैं, एक होता है एक होगी आपके सामने स्पीड और एक होगी क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, और इस वेलोसिटी क्या होगी, पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना किया जा रहा है। जो स्पीड होगी वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जो आपकी क्या कहते हैं वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसमें डायरेक्शन भी होगी, उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं बोर्ड पे जो लिखाई गई है। क्या कह रहा है आपसे, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन टू कवर द दैट डिस्टेंस। कि इसको डिफाइन चेक करते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुल मिला के डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। उसने कितना टाइम लिया किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वही उसका क्या हो जाएगा, स्पीड निकल आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। It is scalar quantity which is meant it has only magnitude and does not consider direction। वही बात मैंने तुमको बता दी। आगे क्या कह रहा है वेलोसिटी में, it is measure how fast an object is moving in a particular direction। It is vector quantity which means it has both magnitude and direction। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब देखो ध्यान से, वेलोसिटी की बहुत बढ़िया लाइन इसने लिखी है, वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या फिर ऐसे कह सकते हो कि वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, ये बात क्लियरली तुमको समझ में आ गई। अब देखो जो तुम लोग के गाड़ियों में होता है ओडोमीटर होता है ना, जैसे तुम बाइक चलाते हो तो बाइक चलाने पे क्या होता है, एकदम से वो दिखाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वहां पर टाइम, अब चाहो तो पर आवर भी चेक कर सकते हो, पर आवर कितनी डिस्टेंस कवर करी जा रही है, तब भी वो स्पीड वेलोसिटी होगी। पर आवर की जगह पर मिनट भी चेक कर सकते हो, पर सेकंड भी चेक कर सकते हो। तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट होती है, और यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एम एस इनवर्स भी लिखा जा सकता है। एस इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई 1/, में लिखते हैं तो उसको ऊपर भी ला सकते हैं, उसकी पावर -1 है। तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो एम पर सेक ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे हम लोग, क्योंकि मीटर और इसकी जगह और भी इनकी यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। मतलब डिस्टेंस की कोई भी यूनिट रख दो और नीचे सेकंड की टाइम की कोई यूनिट रख दो, उन दोनों का रेशियो ही होगा क्या, यूनिट ऑफ द स्पीड एंड यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। बताइए इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होगी या फिर किलोमीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट और और स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है, मीटर पर आवर हो सकती है। ठीक है, कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो मेनली यूज करते हैं वो होती है मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट क्या होता है, देखो
यूनिट होती है किसी भी चीज को, जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन भाई कितना बड़ा है, इस चीज को मेजर कैसे किया जाए, ये इसकी लेंथ कितनी है, ये यूनिवर्सल टाइम पर कैसे पता चलेगा। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं तुम्हें बेसिक्स सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो। देखो अब देखो ये 1 मीटर है, अगर मैं कह देता हूं इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूनिट का वर्ड यूज किया जाता है। मीटर क्या है? मीटर एक पर्टिकुलर इतनी लंबी एक लकड़ी की रॉड है, मान लो कहीं पर रखी हुई है, और उस लेंथ को हम लोगों ने माना कि भाई ये 1 मीटर है। अब कोई भी चीज इसकी 2 गुनी होगी तो 2 मीटर कहेंगे, 3 गुनी होगी 3 मीटर कहेंगे, 4 गुनी होगी 4 मीटर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर को हम लोगों ने इसकी एक यूनिट मान लिया है, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं कि ये कितनी गुनी है। रिलेटिव है मतलब हर चीज। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम यूनिट होती है ना, तो कोई एक टुकड़ा होगा, उस टुकड़े को मान रखा होगा कि भाई ये टुकड़ा 1 किलो है, ये सब पूरी दुनिया ने मान रखा है कि ये 1 kg है, और उसके साथ में लोग तराजू में दूसरा सामान रखते हैं, और जैसे ही वो उसके इक्वल हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये वाली चीज भी 1 किलो है। अगर 2 गुनी होगी तो 2 किलो, 3 गुनी होगी तो 3 किलो। तो ऐसे यूनिट्स लिखी जाती हैं हर मेजरमेंट क्वालिटी, हर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ, हर प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी यूनिट लिखी जाती है। तो यूनिट भी एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होती है बता दो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है बेटा वो कितनी होती है? मतलब यूनिट हो सकती है, अलग अलग यूनिट हो सकती हैं, ठीक है। मीटर होती है यूनिट, ठीक है। एम ऐसे लिख दिया जाता है कई बार, मीटर पूरा नहीं लिखते हैं, एम लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा लिख देता हूँ, मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी होती है किलोमीटर, जिसको केएम से लिखते हैं, या फिर किलोमीटर में लिख देता हूँ, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे लिखोगे तुम कि 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसे लिखोगे 10 मीटर, या फिर ऐसे लिखोगे 10 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? उसकी यूनिट है। तो ये साथ में जो लिखी रहती है ना बगल में, ये यूनिट्स होती हैं, ये बताती हैं कि ये किसी पर्टिकुलर दूसरी चीज से कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है। ऐसे ही स्पीड की जो यूनिट होगी, अगर स्पीड कहीं पर लिखी जाएगी तो ऐसे लिखा जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसे हमने निकाला जब है ना, तो रेशियो लिया है मीटर और सेकंड का। कैसे? मैं जैसे मान लो कि जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहीं से हमें ये बात थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लो, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर 60 मीटर इन 6 सेकंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है बेटा? कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। देखो ऐसा होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 10 सेकंड में वो 10 मीटर चल जाता है, तो क्या बताओ इन जनरल डेली लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता होगा? क्या वो हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता होगा? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता होगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग मोशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिससे यहां पर लिखा गया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। कि मान लो कि अगर कोई एक ये लाइन है, मान लो एक ये कोई लाइन है, चलो मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बना के दिखाता हूँ, रुको 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 रुको, बना के दिखा रहा हूँ ना, रुको रुको। यहाँ पे एक ये रोड है, ठीक है। ये उस पर ऐसे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पोल्स लगे हुए हैं। पहला पोल यहाँ पर ये मान लो 0 किलोमीटर है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर दूरी पर है दूसरी चीज, ये 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। ये 15 किलोमीटर दूरी पर है, ये 20 किलोमीटर दूरी पर है, ये 25 किलोमीटर पर दूरी पर है, ये 30 किलोमीटर पर दूरी पर है, और ये 35 किलोमीटर पर दूरी पर है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सुबह 9 बजे जब निकलता है तो 9 बजे वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से निकलता है, 9:15 पे वो यहां देखा जाता है, 9:15 पे यहां देखा जाता है, 9:30 पे वो यहां देखा जाता है, 9:45 पे यहां देखा जाता है, और उसके बाद 10 बजे वो यहां देखा जाता है, इसके बाद 10:15 बजे वो यहां देखा जाता है, इसके बाद वो 10:30 पे यहां देखा जाता है, और उसके बाद 10:45 पे वो यहां देखा जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी दोनों बताइए, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी बेटा? सेम होंगी।
जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और अगर इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में इक्वल हो गई तो बताओ स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल नहीं हो जाएगी? स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल नहीं हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन लिखी जाएगी, उसमें डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और तब हम लोग वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चला तो स्पीड का मतलब ही क्या बचा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं इस लाइन में जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी हमें क्या पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है, मान लो। ठीक है, वेलोसिटी पता करनी है, तो अब हमें पता है कि ये हर 15 मिनट में क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है। हर 15 मिनट में ये ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चलता है कि नहीं चलता है, यही बात मुझे बता दो। इसका मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट हर 15 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है। तो अगर मैं इसकी स्पीड निकालता हूं, ठीक है, चलो लगे हाथ क्या करते हैं, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड यहां से निकालते हैं इसकी बेटा। ठीक है, यहां पे लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इसकी कितनी निकलेगी, इसकी स्पीड निकलेगी टाइम, अगर मान लो 5 मिनट के टाइम इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम के इंटरवल के लिए 15 मिनट में, वो 15 मिनट में कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी 1/3 किलोमीटर पर मिनट, है ना। 1/3 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। और इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 0.333 किलोमीटर पर मिनट, मतलब ये हर मिनट में 0.33 किलोमीटर चल लेता है। ये क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, ये इसकी वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी में बस लिखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, ऐसे लिख देंगे साथ में। ठीक है, तो ये आपने क्या करी, स्पीड निकाल ली। लेकिन बताओ क्या इन जनरल लाइफ में ऐसा होता है? अब देखो ऐसी मोशन को जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करी जाती हैं तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर करता है। और यही मैक्सिमम टाइम पर होता भी है डेली लाइफ में। पता, तुम घर से निकलते हो और तुम्हें स्कूल जाना है तो क्या तुम एक ही स्पीड में अपनी स्कूटी, साइकिल या बाइक चलाते हो? भाई घर से निकलते हो थोड़ा धीमे निकलते हो, जैसे मेन रोड आती है वहां तेज चलने लगते हो, घर जब वहां पहुंचते हो, जब स्कूल पहुंचते हो तो वहां पे फिर लास्ट में धीमे कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन जनरल डेली लाइफ एक्सपीरियंस में सारे के सारे मोशन जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। और जब कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें क्या करनी है, जब स्पीड चेक करनी है या वेलोसिटी चेक करनी है, तो वेलोसिटी और स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी और स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर तुमसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई तुम किस स्पीड से जाते हो, तो तुम वहां पर अपनी ये थोड़ी बताओगे कि जब मैं घर से निकलता हूं तो मेन रोड तक मैं इस स्पीड से चलता हूं, उसके बाद इस स्पीड से चलता हूं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहां पर थोड़ा चीजों को और सरल कर देते हैं। हम लोग दो तरीके की मतलब एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगी कि तुम बस इतना बता दो कि तुमने कितना पाथ लेंथ फॉलो करी है या फिर कितनी डिस्टेंस कवर करी है, बस इतना बता दो। और कितने टाइम इंटरवल में पता करी है, इतना बता दो। जैसे कि मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा, देखते हैं ध्यान से, देखते चलना ध्यान में, बिल्कुल इंटरेस्ट बनाए रखना। देखो चीजें तो सब समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो मजेदार चीज है कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला, ए पॉइंट से निकला, बी पॉइंट पे पहुंचा, देन सी पॉइंट पे पहुंचा और लास्ट में वो डी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, यहां पर इसको स्टार्टिंग में 5 मिनट लगे, इसमें भी 5 मिनट लगे। ठीक है, इसमें मान लो कि 5 मिनट लगे और इसमें इसको मान लो 10 मिनट्स लगे। ठीक है, पहले 5 मिनट में वो यहां से यहां तक चला मान लो 10 किलोमीटर। ठीक है, अगले 5 मिनट में वो चला 15 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वो जाम में फंस गया तो वो अगले 10 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर ही चल पाया। ठीक है, काफी रश था रोड पे। तो ये वाला जो मोशन है ये इक्वल टाइम इंटरवल में देखो, पहले 5 मिनट और अगले 5 मिनट में देखो सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और ऐसी कैटेगरी में हम लोग स्पीड वर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो होता है ना कि हर सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, उसकी वैल्यू ही बदल रही है। हर सेकंड में या फिर हर मिनट में या हर घंटे में जितनी स्पीड बदलता है उसकी एक वैल्यू अगर बदल रही हो तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड का वर्ड का यूज करते हैं। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करी है उसमें कितना टाइम लगा है, बस ये पता चल जाए हमें। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्या लिखते हैं हम लोग, यहां से पता करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा,
एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी भी, वो भी बताता हूं। पहले एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी गई है अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, टोटल टाइम लिख देते हैं यहां पे। आ रही बात इतनी क्लियरली समझ में? तो यहां पर अगर इस वाले ऑप्शन की बात करें, इस वाले जो हम लोगों ने किया इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो टोटल टाइम लगा इसको 20 मिनट्स और टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी है 30 किलोमीटर। तो यहां से अगर इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम लोग इसकी स्पीड निकालेंगे तो यहां से आएगी 30 किलोमीटर अपॉन कितने मिनट, 10 5 20 20 मिनट्स, ठीक है 20 मिनट्स। तो 3/2 किलोमीटर पर मिनट में आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ये क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है बेटा, एवरेज स्पीड ऑफ। अब तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बता दो बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है देखते हैं। पहले कह रहा है कि 4 सेकंड में वो 20 मीटर चला, फिर इसके बाद कह रहा है कि अनदर 60 मीटर्स चला है कितने, 6 सेकंड में। तो ओवरऑल इसका मतलब हो गया कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकंड चला वो, और टाइम कितना लगा, वो डिस्टेंस कितनी कवर करी 20 + 60 मीटर। इसका मतलब हो गया 80 मीटर 10 सेकंड में चला है, और मीटर ऊपर था सेकंड नीचे था तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई। इसका मतलब 10 से इसको कट कर देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई है, इसकी एवरेज स्पीड हो गई है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड में चल रहा था। तो ये बात भी क्लियरली समझ में आ गई कि जब कोई चीज अलग अलग वैल्यूज में है तो उसका एवरेज भी निकाला जा सकता है। ऐसे वेलोसिटी भी अगर अलग अलग वैल्यूज में दे रखी है, तो मान लो पहले कोई ऑब्जेक्ट था वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चला, थोड़ी देर बाद फिर वो दूसरी वेलोसिटी से चला, तो वेलोसिटीज का एवरेज जब लेंगे तो उससे हम लोग उसका अरिथमेटिक मीन लेते हैं। अगर 2 वेलोसिटीज दे रखी हैं, उनका एवरेज लेना है तो उनको 2 को डिवाइड करके, 2 को जोड़ के टाइम से 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 वेलोसिटीज दे रखी हैं, मान लो 3 ऐसे दिया हुआ है कि इसकी पहली वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, पहले इस वेलोसिटी से चला, फिर इस वेलोसिटी से चला, फिर इसके बाद वो मान लो कोई तीसरी, फिर उसके बाद इस वेलोसिटी से चला। एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो v1 + v2 + v3 अपॉन 3 कर देंगे। अगर सिर्फ 2 वेलोसिटीज होंगी तो v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो वेलोसिटीज जो होती हैं वो क्या होती है, उनका अरिथमेटिक मीन लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पर टाइम पहले से ही इंक्लूडेड है उनके अंदर, उसको चेंज नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चेक कर लेते हैं। आ रही बात इतनी क्लियरली समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट का चेंज सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? चेंज ऑफ यूनिट। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तुम्हें बनाने के लिए आपके एग्जामिनर के पास बहुत अलग अलग तरीके हैं। कई बार तुम क्वेश्चन पूरा सही करोगे लेकिन वो तुमसे यूनिट में खेल जाएगा, जो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है ना, इसमें तुम्हें खेल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को चलो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहा ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। एक ट्रिप स्टार्ट करी गई है बाइक से, तुम कहीं घूमने जा रहे हो, और जब तुम पहली बार तुमने अपनी बाइक देखी तो तुम्हें बाइक का जो ओडोमीटर होता है जिसमें स्पीड लिखकर आती है, ठीक है, वहां पर जब तुमने देखा तो वहां पर उसके ओडोमीटर में रीडिंग लिखी हुई थी कि ये बाइक 2000 किलोमीटर चल चुकी है। जितनी लिखी है इसका मतलब है 2000 चल चुकी है, ठीक है। आगे कह रहा है स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप खत्म हुई तो उस ओडोमीटर की वैल्यू कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ट्रिप तुमने कितनी चलाई होगी? कोई चीज पहले से 2000 खर्चा हो चुकी थी, और जो जब तुमने उस चीज को चलाकर फिर से रखा तो वो ओवरऑल 2400 खर्चा हो चुकी थी। इसका मतलब 2000 तो पहले ही खत्म हो गई थी, और 2400 अब चली है, तो 2400 माइनस 2000 कर देंगे तो 400 किलोमीटर उसका मतलब है वो ट्रिप में चली है। ध्यान रखना 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ये क्या हुई है?
ट्रिप की क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ही होती है अधिकतर केस में, ठीक है। अब कह रहा है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, और ट्रिप की जो टाइम है वो टाइम कितना लगा बेटा, इन्होंने बता दिया 8 आवर्स लगे हैं, 8 आवर्स लगे हुए हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार चेक करनी है, लेकिन किसमें चेक करनी है, पहले चेक करनी है A1 की वैल्यू मान लो निकालनी है, ए नहीं यूज करते हैं इसको, पहले एवरेज स्पीड निकालनी है आपको किसमें बेटा, किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। तो आप कहोगे इसमें कुछ अंतर है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल अंतर है। मान लो कोई एक चीज 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 1 घंटे में कोई चीज 1 किलोमीटर चलती है तो क्या वो 1 सेकंड में 1 मीटर ही चलेगी, तो 1 मीटर पर सेकंड इज नॉट इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर कोई चीज 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 मीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में, पहले तो तुम यही वीडियो पॉज करके निकालो, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 3 मिनट में ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो 60 मिनट्स में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर पर आवर और 1 मीटर पर सेकंड में बताओ कौन ज्यादा, कौन सी स्पीड फास्ट है और कौन सी स्लो है। तुम्हें लगेगा ऐसा कि 1 किलोमीटर पर आवर वाली ज्यादा होगी, लेकिन अगर तुम चेक करोगे तो ये वाली जो स्पीड से कोई बंदा चलेगा तो वो 1 आवर में 1 किलोमीटर चलेगा, इसका मतलब हो गया 1000 मीटर चलेगा। वहीं पर 1 मीटर पर सेकंड से चलने वाली कोई चीज 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है, 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 मीटर चल जाएगी। इसका मतलब है ये वाली जो ऑब्जेक्ट होगा ये 3600 मीटर चलेगा 1 आवर में। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में ओवरऑल डिस्टेंस कौन कवर ज्यादा पूरी करेगा, 1 मीटर पर सेकंड वाली चीज। तो 1 मीटर पर सेकंड से चल रही चीज ज्यादा तेज चल रही है, लेकिन देख के तो नहीं पता चल रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड के साथ तुम यूनिट लिख रहे हो उसका भी बहुत बड़ा रोल है, अगर वो बदल देंगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा, उसकी स्पीड की वैल्यू बदल जाएगी। आ रही बात क्लियरली समझ में। तो यहां पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पहले तो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू कैसे निकालें, मीटर पर सेकंड में वैल्यू कैसे निकालें, और फिर उसको आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट कैसे करें। देखो जब तुम्हें किलोमीटर पर आवर में वैल्यू निकालनी हो तो तुम्हें डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखना है, टाइम को आवर में लिखना है। जब तुम्हें मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकालनी हो तो तुम्हें डिस्टेंस को मीटर में लिखना है और टाइम को सेकंड में लिखना है, अपने मन से आ जाएगी वैल्यू। लेकिन एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को चेंज कैसे करें ये मैं तुमको बता दूंगा अभी, ठीक है। देखो ओवरऑल जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इक्वल टू लिख दे रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू लिख दे रहा हूं मैं 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, ठीक है। तो यहां से जो यूनिट निकलेगी वो किसमें निकलेगी बेटा, किसमें निकलेगी, 800 किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। तो यहां से 5 टाइम कटेगा 8 5 40, तो 5 टाइम 40 तो 50, क्या आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहली जो वैल्यू थी वो निकल आई 50 किलोमीटर पर आवर निकल आई, 50 किलोमीटर पर आवर निकल आई। अब मान लो तुम्हें मीटर पर सेकंड में निकालनी है वैल्यू, तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, आसान मतलब आसान ऑप्शन ये है कि तुम फिर से एवरेज स्पीड निकालो और इस बार ऊपर वाली डिस्टेंस लिखो मीटर में और नीचे वाला टाइम लिखो किसमें, सेकंड्स में। तो यहां पर तुम ऐसे लिखोगे 400 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर की जगह बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं, 1000 मीटर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया। टाइम कितना है 8 आवर्स, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 होता है, तो 8 आवर्स में कितने सेकंड होंगे 3600 इंटू 8। तो यहां पर सेकंड्स में चेंज कर देते हैं, 8 इंटू 3600 सेकंड, और यहां से जो तुम कैलकुलेट करके वैल्यू निकालोगे वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये फिर से वैसे ही कट जाएगा 50 टाइम्स, इसके बाद ये 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। अब यहां से कैसे काटें, 2 से कट करते हैं तो 2 5 10 और 2 18 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर आएगा 50 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करोगे तो यहां से क्या होगा, तुम्हें फाइनल वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकल आएगी। आ रही बात समझ में। अब एक बात और समझ लो, अगर तुम मान लो ये नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा आंसर किस में आ जाए बेटा, किलोमीटर पर आवर में आ जाए, आंसर किस में आ जाए, किलोमीटर पर आवर में आ जाए, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू
कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ये समझ लें। कि मान लो मैं तुमसे कह दूं कि किसी भी वैल्यू, किसी भी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 50 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आया था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बता दूं कि तुम डायरेक्टली 50 किलोमीटर पर आवर में कुछ मल्टीप्लाई करो और सीधा तुम्हारा आंसर किस में आ जाए बेटा, मीटर पर सेकंड में आ जाए। तुम कहोगे सर ये तो अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें इस किलोमीटर पर आवर की जगह कितने मीटर पर सेकंड हैं ये पता करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो जितने भी किलोमीटर पर आवर दिए होंगे उसमें तुम उसकी जगह वैल्यू चेंज कर देना। अब 1 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहां से इसको कट करोगे तो ऐसे 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ये 18 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुमसे पूछा जा सकता है बहुत ज्यादा। यही एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो शायद तुम ना करो अगर तुम्हें ध्यान नहीं दोगे तो। देखो अगर 50 किलोमीटर पर आवर टाइम था तो मैं किलोमीटर पर आवर की जगह अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखना चाहता हूं तो किलोमीटर पर आवर की जगह कितने मीटर पर सेकंड होते हैं ये पता चल जाए। तो किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, अपने मन से आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। मतलब क्या कहने का कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज 50 इंटू 5/18, और अब जो यूनिट होगी ये यूनिट चेंज हो जाएगी अपने मन से मीटर पर सेकंड में। आ रही बात क्लियरली तुमको, इतनी समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियरली समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से इसको तुम उल्टा करके भी कर सकते हो कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना हो तो जैसा कि तुमको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको 18 को उधर भेज दूं, 18 को उधर ऊपर भेज दूं और 5 को नीचे भेज दूं तो यहां से एक बात और लिख पता चलेगी क्या कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई यूनिट मीटर पर सेकंड में लिखी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 75 मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आया, इसको चेंज करिए आप किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, इस मीटर पर सेकंड की जगह, इस मीटर पर सेकंड की जगह आप क्या लिख देंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आप बस इतना लिख देंगे 75 इंटू 18/5, और अब यूनिट किस में हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी आपकी यूनिट। इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कैसे होता है ये बात मैंने तुमको समझा दी। अगर तुम्हें इतनी बात समझ ली तो अब तुम यूनिट डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। आ रही बात इतनी क्लियरली समझ में? तो एक बात ध्यान रखो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर तुमको चेंज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसका उल्टा करना है तो उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये एक बीच में थोड़ी सी मैथ ही थी जो तुम्हें यूज करनी पड़ती है क्वेश्चंस में, वो मैंने तुमको बता दी, क्योंकि अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग उस चीज को साथ में समझते हुए चलते रहते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। यहाँ क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट चीज चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या चेक करते हैं कि देखो कई बार तुमने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, देखो अभी तक हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो जब मूव करता है तो भाई मूव कैसे करता है, मूवमेंट के लिए हम लोग कैसे बताएंगे कोई ऑब्जेक्ट मूव है, मोशन कर रहा है, तो हमने बताया कि भाई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, उस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में मोशन में हो सकता है, दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या पता वो कांस्टेंट हो। जैसा कि बस में बैठे हुए जो दो दोस्त थे वो एक दूसरे के लिए स्टेशनरी थे, लेकिन रोड पर चलते हुए एक इंसान के लिए वो तो क्या थे, मोशन में थे। इस तरीके से उनके रेस्पेक्ट में पेड़ मोशन में था, जबकि जमीन पर चलते हुए बंदे के रेस्पेक्ट में वो पेड़ क्या था, स्टेशनरी था।
फिर जब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो पोजीशन चेंज का मेजरमेंट कैसे लेंगे, उसके लिए दो चीजें हमें पता चली, एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस में क्या होता है, पाथ लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ओवरऑल मिनिमम डिस्टेंस कितनी है दोनों डायरेक्शन के बीच में। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जब कोई अपना जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो किस रेट से चेंज कर रहा है, रेट ऑफ मोशन पता करा कि भाई हर सेकंड में कितना मोशन हो रहा है, कितना रेट है मोशन का, ठीक है, पर सेकंड में वो कितना चेंज हो रहा है, पर मीटर में वो कितना चेंज हो रहा है, सॉरी पर आवर में कितना चेंज हो रहा है। तो इसके लिए भी दो चीजें हमें पता चली, एक पता चली स्पीड, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेक करते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। दूसरा पता चला हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, पर सेकंड में कितना ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या है, मेजरमेंट है रेट के ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन के मेजरमेंट के टाइप है। जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंस खुद ही स्केलर है, तो इसका मतलब स्पीड भी स्केलर हो गई। वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेक्टर होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, खुद ही वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि भाई जो आपका वेलोसिटी होती है और स्पीड होती है, इनका एवरेज भी निकाला जा सकता है। स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, वेलोसिटी में जितनी वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी दे रखी हो उनको जोड़ के 2 या 3 से जितने भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगी उनका उससे उसको डिवाइड कर देंगे, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि जब कोई, और यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहा है, मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस में अनइक्वल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ये बात क्लियरली समझ में